हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम रीनीट का जो आपका 23 को पेपर हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स के लिए ही कंडक्ट कराया गया था जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे फॉर द टाइम लॉस। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो आपका मेन नीट 2024 का पेपर था और ये जो रीनीट हुआ है फॉर 1563 स्टूडेंट्स, इसमें क्या लेवल का डिफरेंस रहा है। अनडाउटेडली ये जो पेपर हुआ है रीनीट का, इसका लेवल बेटर है, इंप्रूव्ड है, थोड़ा सा इसका लेवल अप है एज कंपेयर टू योर मेन नीट 2024 पेपर। और अगर हम बात करें इस पेपर में कि ये सिलेबस ओरिएंटेड था, बिल्कुल सिलेबस कंफाइंड पेपर ही था, आउट ऑफ सिलेबस एज सच कुछ पूछा नहीं गया था। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आया था जो एफएफ ट्रांजिशन पे बेस्ड था, जो आपको नहीं पढ़ाया जाता, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आया। रेस्ट पूरा का पूरा पेपर जो आपको सिलेबस दिया हुआ था वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है। बस एक अच्छी चीज यहाँ देखने को मिली है वो ये है कि भाई ये जो पेपर था थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज बेस्ड था कि अनटिल अनलेस बच्चे को कंसेप्ट का पूरा नॉलेज नहीं है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें पेपर का सेग्रीगेशन लेवल की, तो जिस तरीके से पेपर हर साल सेट किया जाता है वहां पर क्या करते हैं वो आपके 40% इजी क्वेश्चंस देते हैं, 40% मॉडरेट क्वेश्चंस देते हैं, 20% आपके थोड़े से हायर हॉट या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह का पेपर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन टफ है और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आसान है, मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से था। अगर हम बात करें जो आपका मेन पेपर हुआ था नीट 2024 का जो पेपर था, वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड से क्वेश्चन आया था और ये जो क्वेश्चन रीनीट में पूछा गया ये एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड से पूछा गया। क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पिकोमीटर्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। अगर हम बात करें आपके लिथियम, बेरिलियम, boron and carbon की, so these all four elements belongs to your period number 2, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। और हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं आपके पीरियड में तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है क्योंकि क्या बढ़ रहा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगेगा, सीधा सीधा हम बोलते हैं कि भाई जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। और आपसे एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो लिथियम का सबसे हाईएस्ट होगा एटॉमिक रेडियस, फिर होगा उससे कम बेरिलियम का, उससे कम बोरॉन का एंड उससे कम कार्बन का। सो दिस शुड बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर atomic radii, lithium, beryllium, boron and carbon. So as per this second option will be the right answer. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग डेटा इज फॉर रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स ए एंड बी। आपको कुछ रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड में रेट्स गिवन है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी गिवन है, और आपसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। कहां से क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि भाई आपको रेट्स का एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी का डेटा गिवन है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ए एंड कॉन्सेंट्रेशन बी। अगर हम बात करें किसी रिएक्शन के लिए, अगर हम रेट लॉ लिखते हैं जहां पर आपके पास दो रिएक्टेंट है तो ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, क्योंकि हमें ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। यहां पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है वो भी हमें नहीं पता है तो हमने लिख लिया है वाई। अब यहां पर ऑब्जर्व करना, अगर मैं यहां पर क्या करूं, बी का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट करूं, देखो बी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और ए के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखा कि भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन जब आप डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल हो रही है। ये कहाँ होता है, ये होता है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1, मतलब x का वैल्यू कितना है, 1 आएगा। चलिए अगर हम सेकेंड सिनेरियो देखें, अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिक्स है। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर फिक्स है
तो बताओ बी के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन जब आप डबल करेंगे तो क्या यहाँ पर रेट 4 गुना हो रही है, रेट 4 गुना कैसे होगी देखना जरा, यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ दे रखा है, अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻² को भी 10⁻³ के टर्म्स में ले आऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻² है, तो क्या मैं इसको 16 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, ठीक है, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया 10 नीचे आया, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 16 इंटू 10⁻³ आ गया। अच्छा ध्यान देना, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया था हमने, फिक्स कर दिया, और देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप डबल कर रहे हो बी का कॉन्सेंट्रेशन तो रेट कहाँ हो रही है आपकी, 4 गुना हो रही है ना, 4 इंटू 4 16 ही तो हो गया, 4 गुना ही तो हो रही है, मतलब ऐसा कुछ ही तो होगा। आपने क्या किया, जब बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया है तो रेट आपकी 4 गुना कैसे होगी, जब इसकी पावर में क्या है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4b2, यही तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 2, मतलब y इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ए वो कितना आएगा 1 आएगा, और b के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो कितना आएगा 2 आएगा। सो आंसर शुड बी 1 and 2, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आता होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों एक चीज और अगर हम ऑब्जर्व करें इस पेपर में, वो क्या थी, यहाँ पे इतने ज्यादा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे गए एज कम्पेयर टू नीट 2024 पेपर, ठीक है। और वहां जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे बहुत आसान आसान सवाल पूछे थे आपसे, याद है तुम्हें होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एक सवाल था कोऑर्डिनेशन से, वहीं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का सवाल था, ठीक है, एक एनिलीन का सवाल पूछा गया था जो कि इस बार रिपीट हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए, हम उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद द फॉर्मूला आइसोप्रोपाइल बी, ठीक है। देखना जरा, हम हमारे पास तो प्रोपीन है, हम ये मानकर चलते हैं भाई हमारे पास यहाँ प्रोपीन है और इसका रिएक्शन हम डाइबोरेन से करा रहे हैं, ठीक है। तो डाइबोरेन है मतलब B2H6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये डाइमर फॉर्म है ना इसका, तो हम क्या ले रहे हैं BH3 ले लेते हैं। BH3 की अगर बात करोगे तो ध्यान देना, बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, इस तरीके से बोरॉन के पास क्या होता है एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है और ये हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए। यहाँ पे क्या है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करता है, और जब कार्बन टू बोरॉन एक बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाता है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो देखना क्या बन जाता है CH3CH, और यहाँ पे 2, यहाँ पे CH, और यहाँ पर क्या आ गया देखना CH2, और यहाँ पर क्या आ गया BH2। अब फर्दर क्या होगा, इस तरीके से और भी प्रोपीन की इस तरीके से 3 यूनिट्स यूज होती हैं, एक यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो गई है, 2 और यूनिट यूज होंगी तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 2 और यूनिट यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की यूज होंगी, वापस से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जो इस बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, और यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन फिर इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर ऐसे ही अगली यूनिट के साथ होगा, तो अल्टीमेटली देखा क्या गया इस बोरॉन के साथ आपकी 3 CH3 CH2 CH2 की यूनिट्स इस तरीके से जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन भाई उन्होंने तो क्या बोला है कि एडिशन प्रोडक्ट पर बनना क्या चाहिए, ये बनना चाहिए, मतलब कहने का उनका ये है CH3C, यहाँ पे CH3 है ना, और यहाँ पर CH और ये B, उनके हिसाब से ये बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बन क्या रहा है, बनना ये चाहिए, उन्होंने बोला आइसोप्रोपाइल बनेगा, हमने बोला एन प्रोपाइल बनेगा, तो हमारा वाला आंसर करेक्ट है, उन्होंने जो बोला है वो क्या है गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं, ठीक है, इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, अगली बात उन्होंने क्या बोली, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इट गिव्स प्रोपेन टू ऑल, बिल्कुल सही है कि अगर आप इसका पेरोक्साइड प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहां से बोरॉन निकलेगा और 3 यूनिट्स आपको किसकी मिल जाएंगी CH3 CH CH3 OH की, प्रोपेन टू ऑल आपको एज एन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, सो आंसर शुड बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट योर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर्स रिएजेंट, बहुत आसान सवाल था भाई, सीधा ही पूछ लिया। बेयर्स रिएजेंट का क्या कॉम्पोजिशन है? तो क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। कोल्ड वर्ड से ही क्लिक कर जाता है भाई कि यहाँ पर यही आपका बेयर्स रिएजेंट होगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिकल बॉन्डिंग से है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अच्छा देखना, CCl4 है, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, इसके रिस्पेक्ट में जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो कितना आता है, 0। CO2 है, लीनियर है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। BF3 की बात करें, ये भी एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पर भी जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो भी कितना आता है, 0 आता है। ये कैसा है, HI, इसमें क्या होता है, डाइपोल होता है, बिकॉज H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दो डाइपोल क्रिएट होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव अपीयर होगा और आयोडीन पर नेगेटिव, तो यहाँ पर नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल एकदम आसान सवाल, नो डाउट थोड़ा लेंदी था, पर हाँ आप कर सकते हो, आसान है सवाल। ये कैसा सवाल था, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक बेंजीन रिंग दे रखी है एंड इसके रिस्पेक्ट C2H5 के रिस्पेक्ट में पैरा पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा है। आप क्या कर रहे हैं, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं, बोलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखिए हमें रिएक्टेंट क्या गिवन है, दिस इज योर रिएक्टेंट C2H5, C2H5, यहां पर है NO2। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका रिएक्शन कराया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, Cl पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा। NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां भी कम होगी। जब यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो बताइए ये कहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक कर सकता है, क्योंकि चाहे इस पोजीशन की बात करो, इस पोजीशन की बात करो, इस पोजीशन की बात करो, यहां पर क्या रहेगा, सॉरी इस पोजीशन की बात करो, मतलब ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, और यहां पर NO2 की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पर अटैक करेगा। तो बताइए Cl कहां आकर जुड़ा, यहां आकर जुड़ा, तो यहां जुड़ गया Cl, यहां आ गया आपका C2H5, यहां आ गया आपका NO2। बोलिए आगे क्या दे रखा है, SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, आपके NO2 का। NO2 का रिडक्शन करते हो तो क्या बनता है, NH2 बनता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है कि फर्दर NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। यहां आ गया C2H5 और Cl तो लगा ही है ना, यहां भी Cl लगा है, यहां पर क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, आगे देखो इसका रिएक्शन करा रहे हैं Ki से, तो यहां से N2 गैस लिबरेट कर जाएगी और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बनेगा। सेंडमेयर में आपको पढ़ाई जाती है सारी रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो देख लीजिए कहां बन रहा है ये प्रोडक्ट, देखिए थर्ड ऑप्शन में बन रहा है ना ये प्रोडक्ट, देखो बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड एंड व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, फिनोप्थलीन को यहाँ पर यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। वो क्या करता है, कलर चेंज करता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। ठीक है, वीक एसिड है इसलिए हमने यहाँ पर फिनोप्थलीन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 में एटम्स गिवन है, लिस्ट 2 में उनकी प्रॉपर्टीज गिवन है। आपको क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन एटम की। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम किस ग्रुप को बिलोंग करता है, 15 ग्रुप को बिलोंग करता है। और एक खास बात क्या है, नाइट्रोजन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वो भी हाफ फिल्ड होता है उसका,
पी सबशेल हाफ फिल्ड होने की वजह से वहां पर उसकी एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो देखिए नाइट्रोजन एटम के लिए क्या हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट विथ हाईएस्ट एंथैल्पी इन ग्रुप 15, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है और इसका पी सबशेल हाफ फिल्ड है, इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सो वी कैन राइट हियर ए बिलोंग्स टू योर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट फिट क्या है, क्या ये ग्रुप 18 को बिलोंग करता है, नहीं। क्या पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे, नहीं। यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन, ठीक है, और खुद का रिडक्शन। फ्लोरीन का हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है। अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो +2.8 समथिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो बी बिलोंग्स टू योर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सी बात कर लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। एमओटी ने क्या एक्सप्लेन किया था कि भाई जो O2 मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर इन स्पाइट ऑफ हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका जो वो निकल कर आता है, ये जब आप एमओटीज की डिजाइन करते हो तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, इस वजह से सी बिलोंग्स टू योर फर्स्ट ऑप्शन। जेनॉन एटम की बात करो, ग्रुप 18 का एटम है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 18 का एक ही एलिमेंट दे रखा है, क्या कोई और दे रखा है। अगर आपको इसका नॉलेज भी नहीं होता कि मोस्ट रिएक्टिव है नहीं है, आपको सिर्फ इतना भी पता है कि जेनॉन आपके ग्रुप 18 को बिलोंग करता है, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, so D belongs to your second option. So 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 fourth option, 3 4 1 2 के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोरोजन से था ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट का पार्ट है, ठीक है, बैटरीज के बाद जो कोरोजन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन था। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो सीधा सीधा ये एग्जाम्पल है आपके कोरोजन का। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, भाई वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो इसमें किसी भी मेटल का के ऊपर कोई कोटिंग जमा हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो ये हमारा आंसर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए ये आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, तो इसका ये तो एग्जाम्पल है ही नहीं ना, यहाँ तो कोरोजन का कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर, एक रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, तुमने देखा होगा ना तुम्हारी मम्मी की जो पायल वगैरह होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, वहां पर क्या हो रहा है, वो भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, तो भाई ये तो कोरोजन को बिलोंग करता है। आपसे पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स। तुमने देखा होगा घर पे जो हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, जैसे तांबे का कलश होता है ना, तो अंदर देखना उसके ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है, वो भी क्या है, कोरोजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। तो द ओनली एग्जाम्पल विच इज नॉट ऑफ कोरोजन इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन DNF ब्लॉक से क्वेश्चन था, और हर साल मैं बच्चों को अपनी क्लास में यही बताती हूँ, DNF से जब F ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज विद इन द पेयर। ठीक है, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस। ठीक है, अब अच्छा ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपकी DNF से है, तो ये D ब्लॉक का ही पार्ट है। ठीक है, अभी वो ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन सर नीचे आएगा, क्योंकि जब मैंने पेपर देखा था तो वो क्वेश्चन भी था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अभी आपका 66 क्वेश्चन है वो आपके F ब्लॉक का है। ठीक है, ये आपके D ब्लॉक का है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ आयंस हैं जिनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम है। हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे, म्यू इज इक्वल्स टू √n(n+2) से निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुझसे बोल रहा है कि आपको हर एक ऑप्शन में दो दो आयंस दिए हुए हैं और आपको ये देखना है और ये बताना है कि भाई किस पेयर में दोनों का ही स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा, अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, तो अगर n का वैल्यू सेम है तब मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा दोनों आयंस का। मतलब दोनों ही आयंस में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी सेम होगा। तो तुम्हें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली क्या देखना था कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों आयन में, मतलब उनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए बात करते हैं, आपको क्या दे रखा है, Zn2+ एंड Ti2+। अच्छा, अगर हम बात करें Zn एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, चला गया अपने Zn2+ में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 3d10 and 4s2, पर Zn2+ स्टेट में कितना हो जाएगा 3d10 and 4s0। बताइए क्या यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। क्या यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि हमसे बात करी जा रही है Zn2+ की। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है टाइटेनियम की बात कर रहा है। टाइटेनियम अपने किस स्टेट में प्रेजेंट है 2+। बोलिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 3d2 and 4s2, पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना हो जाएगा 3d2 and 4s0। तो टाइटेनियम 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो बताइए यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, क्या दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम नहीं होगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है Cr2+ एंड Fe2+। देखिए Cr अपने 2+ स्टेट में गया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 3d5 and 4s1, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d5 and 4s0। मतलब यहाँ पर Cr2+ के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, इसके डी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वहीं हम Fe की बात कर ले, Fe आपको Fe2+ स्टेट में दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था 3d6 and 4s2, पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसके पास क्या बचेगा 3d6 and 4s0। अगर तुम इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखो इस तरीके से तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मतलब Cr2+ की बात करो, Fe2+ की बात करो, दोनों में ही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, हमको क्या दे रखा है टाइटेनियम 3+। देखिए टाइटेनियम अगर अपने 3+ स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, होना चाहिए था 3d2 and 4s2, पर हो कितना जाएगा 3d1 and 4s0। मतलब इसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके डी सब्शेल में। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है Cu2+। देखिए कॉपर अपने Cu2+ स्टेट में है, बताइए होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 and 4s1, पर Cu2+ में कितना हो जाएगा 3d9 and 4s0। यहाँ इसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Ti3+ में Cu2+ में दोनों में ही एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों का ही स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी वजह से सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। बाकी बात कर लेते हैं V2+ एंड Cu+ की। वैनेडियम बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, ये अपने 2+ स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 3d3 and 4s2, पर क्या कितना हो जाएगा 3d3 and 4s0। मतलब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वहीं हम Cu+ की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना क्या चाहिए, होना चाहिए था 3d10 and 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो जाएगा 3d10 and 4s0। मतलब इसके पास कितने 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है V2+ के पास और Cu+ के पास 0 है, तो इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम नहीं है, देयरफॉर इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी सेम नहीं होगा। दो ऑप्शन है हमारे पास B एंड C, जिसमें क्या है आपके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम थे। तो आंसर क्या बनना चाहिए B एंड C ओनली। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, at a given temperature and pressure the equilibrium constant values for the
इक्लिब्रिया आर गिवन बिलो। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसके रिस्पेक्ट में इक्लिब्रियम कांस्टेंट कितना है K1, और नेक्स्ट रिएक्शन है इसके रिस्पेक्ट में इक्लिब्रियम कांस्टेंट है K2। आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन K1 एंड K2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है केमिकल इक्लिब्रियम से है और इस तरीके के सवाल प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। अच्छा, अगर हम इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करें तो मुझे बताइए यहाँ इसके जो ये रिएक्टेंट्स हैं वो नेक्स्ट रिएक्शन के क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, K2 को हम रिवर्स कर देते हैं। हाँ भाई, अब K2 को या फिर ऐसे बोलो इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करूं तो देखना क्या बनाएगा, A3 ये हो जाएगा 3/2 A2 प्लस 1/2 B2 से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, A3B मिलेगा। क्या अब A2 सेम साइड आ गए, B2 सेम साइड आ गए, A3B सेम साइड आ गए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर A2 कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं आपके 3/2। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्या मैं यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो देखना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3A2 प्लस B2 गिव्स यू, ये हो गया आपका 4A3B। ठीक है, तो क्या ये सेटलमेंट बैठ रहा है। अच्छा, ये 1/2, अच्छा ये 2, अरे एक मिनट 2 से तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना। देखो 2 से जब हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, 3A2 बना, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, क्या बना B2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2A3B रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को रिवर्स किया। जब इस इक्वेशन को रिवर्स किया तो जो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रिवर्स करने के बाद इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो K' मान लेते हैं। इक्वेशन को रिवर्स किया तो ये कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा 1/K2। और आपने क्या किया है, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो उसकी कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशंस क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, K1 इज इक्वल्स टू K' हो सकता है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेम हो गई, K1 इक्वल टू K' हो जाएगा। तो K1 इक्वल टू 1/K2 का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब K2 के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल्स टू 1/K1, तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू 1/√K1, K2 इक्वल्स टू √1/√K1, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। सिंपल, कुछ नहीं किया है, रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो गया, डिनोमिनेटर में चला गया। वहीं इस रिएक्शन को जब रिवर्स करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के जैसे बनाना था, तो जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो उसके पावर में चला गया। किसके पावर में, उसके K2 के पावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स है और उनके हमें बतानी है कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्लोरोफॉर्म के साथ कैसी रहेगी। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बताइए, क्लोरोफॉर्म जो है बच्चों वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ ज्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या रहती है इनकी ज्यादा, किसके साथ, नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ। वहीं अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें, इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर कंपाउंड्स में कम रहती है। कहने का मतलब ये है कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी गिवन कंपाउंड में, उसकी सॉल्युबिलिटी क्लोरोफॉर्म में उतनी कम होगी। तो बताइए हाईली पोलर कौन है, यहाँ पर NaCl हाईली पोलर है और यहाँ भी NaCl हाईली पोलर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। भाई नॉन पोलर है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और भाई NaCl पोलर है, आयनिक है ना, कैसा है, आयनिक है, तो ये किसके साथ सॉल्युबिलिटी अच्छी शो करेगा, पोलर कोई सॉल्वेंट होता है जैसे वाटर होता तो उसके साथ इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, इसका मतलब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है, एक मिनट रुकेंगे, जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इन दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है।
तो बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब इन दोनों ही ऑप्शन में देखो साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, दोनों में ही क्या है, इसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या होगी, सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कैसा है, नॉन पोलर ही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ CH3OH है, यहाँ पर CH3CN है। अब यहाँ पर तुम्हें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट का। CH3OH का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है, और CH3CN का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी भी ज्यादा, और पोलैरिटी ज्यादा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होनी चाहिए। बट यहाँ तो CH3OH के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। ठीक है, PCl5 क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इस तरीके से पहला स्टेटमेंट है PCl5 possess 2 डिफरेंट ClPCl बॉन्ड। ठीक है, 2 डिफरेंट ClPCl बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है ये बॉन्ड, वहीं ये वाला जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ। नहीं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ में डिफरेंस होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, PCl5 एग्जिबिट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेरिक नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पूछा क्या था, इनकरेक्ट, वो हमारा सेकंड वाला है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स। बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, choose the correct statement for the work done in the expansion and heat absorbed or released when 5 liters of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expands into vacuum until volume is 15 liters। ठीक है, आपको बहुत सारा डेटा दे रखा है, कई सारे बच्चे इसमें कैलकुलेशन में भी फंसेंगे, बट यहाँ पर कैलकुलेशन का तो इतना काम था ही नहीं। आपको वर्ड चेक करना है, क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, 0। वैक्यूम की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, 0। यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हीट एंड वर्क डन के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू V, डेल्टा V, यही होता है। तो अगर ये 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम बात करो डेल्टा U की, तो डेल्टा U क्या होता है, mCV डेल्टा T। अगर यहाँ पे डेल्टा T का वैल्यू 0 है तो डेल्टा U भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखना, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। यहाँ ऑप्शन में किस किस की बात की थी, हीट की बात की थी और वर्क की बात की थी। अगर हमें पता है वर्क 0 आ रहा है, अब हमें क्या निकालना था, हीट। डेल्टा U मुझे पता है 0 आएगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा T 0 था, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, डेल्टा U कितना है, 0 इक्वल्स टू Q प्लस 0। तो Q का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, बस कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, बोथ हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, ना, हीट एब्सॉर्ब विल बी लेस देन 0 एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ये भी ना। नेक्स्ट है वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल ऑल्सो बी 0। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, ये भी गलत है। ठीक है, सो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए, आपको बेंजीन रिंग के साथ 3 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन है, NO2 ग्रुप है एंड एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NO2 को हम क्या मान लेंगे, आपका NO2 को हम लास्ट में नेमिंग करेंगे। देखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबरिंग ऐसे क्यों की गई, क्योंकि जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग से लगे हैं उन सभी को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, और लोएस्ट पॉसिबल नंबर के हिसाब से जब हम नंबरिंग करेंगे तो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे। अच्छा, अब जो नेमिंग करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। तीनों ही आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं, तीनों की ही नेमिंग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। ये है आपका फ्लोरो, ये है नाइट्रो, ये है इथाइल, तो ई पहले आएगा, फिर F आएगा, फिर N आएगा। तो फ्लोरो कहाँ है, ई पहले आएगा तो क्या लिखेंगे,
4 इथाइल, क्या लिखेंगे 4 इथाइल, देन 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका आंसर बनना चाहिए। 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि भाई डी एंड एफ ब्लॉक से जब भी क्वेश्चन आया है हमेशा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आया है। तो देखो लेंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +3 होती है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कितनी होती है, +3। अच्छा आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपसे पूछा है कौन से सेट ऑफ आयंस हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन एंड खुद का रिडक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सीरियम 4+ स्टेट में है, अगर सीरियम 4+ स्टेट में है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहाँ चला गया, सीरियम 3+ में। इसने खुद का क्या किया है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो दूसरे का क्या किया होगा, ऑक्सीडेशन। वहीं टर्बियम 4+ की बात करो, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहाँ जाना चाहेगा, टर्बियम 3+ में। क्योंकि ये सीरियम 4+ से 3+ क्यों गया, क्योंकि 3+ इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। टर्बियम अपने 4+ से 3+ में क्यों गया, क्योंकि 3+ इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फर्स्ट ही हमारा आंसर बनेगा। अब यूरोपियम 2+ है, इसे यूरोपियम 2+ को 3+ में जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मतलब ये तो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब दूसरे का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये तो गलत हो गया। यहां पर देखो, यहां पर तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की तरह ही काम नहीं करेंगे, अपने मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से ही है। यहां पर देखो ये तो रिडक्शन करना चाहेगा, सॉरी ये खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। यूरोपियम अपने 2+ स्टेट से यूरोपियम 3+ स्टेट में जाएगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत सेट हो जाएगा। सो ओनली सेट जिसमें दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं दैट इज सीरियम 4+ एंड टर्बियम 4+। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बताइए। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपको एसाइल क्लोराइड दे रखा है, एसाइल क्लोराइड को हम वाटर से ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर। ठीक है, अगर हम अमाइड की बात करें, ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड का जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो फिर बनता है अमाइन। क्या बनता है, अमाइन। तो बनना क्या चाहिए था, बनना तो भाई ये चाहिए था, बनना तो ये चाहिए था, पर बना क्या, बेंजोइक एसिड। तो यही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो पहले क्या होगा, alcohol will convert into aldehyde and further aldehyde will oxidize to give you carboxylic acid। तो ये तो भैया करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल है, CrO3। देखो CrO3 एसिड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर CrO3 या एनहाइड्रस कंडीशन में होता तो यहाँ पर अल्कोहल से क्या बन रहा होता, एल्डिहाइड ही बन रहा होता। तो क्या यहाँ पर एसिड के साथ है CrO3, बिल्कुल है, तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये भी करेक्ट रिएक्शन है। तो जो इनकरेक्ट है वो कौन सी है आपकी, सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन। अच्छा बच्चों एक चीज और देखी गई इस पेपर में, वो ये थी कि हर साल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, उस टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ पर रिपीट हुए हैं। बच्चा कहाँ पर फंस सकता है, अगर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, तो उससे गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। आउट ऑफ सिलेबस कैसे है, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन क्या है, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड आयंस आर एक्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग वाई। अच्छा एक चीज तो ये कि सबसे पहले
कलर इम्पार्ट क्यों हुआ होगा, लेंथेनॉइड्स की बात हो रही होगी, तो वहां पे एफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन अपने लोअर स्टेट से कहाँ चला गया होगा, कुछ रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके अपने हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। जब वो डी एक्साइट होकर अपने ग्राउंड स्टेट में आया होगा तो उसने कुछ लाइट को एमिट किया होगा जो कि विजिबल रीजन में लाई की होगी, ठीक है। तो जिस वजह से आपको कलर देखने को मिला होगा, तो ठीक है। तो अब ये जो बात हो रही है सारी कहानी किस पर बेस्ड है, लेंथेनॉइड से रिलेटेड है। तो ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होंगे वो श्योरली कौन से होंगे, एफ ऑर्बिटल्स। कौन से होंगे, एफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ भी एफ ऑर्बिटल है, यहाँ भी एफ ऑर्बिटल है, यहाँ डी एंड एफ दोनों थे, तो थर्ड एंड फोर्थ तो वैसे भी नहीं होंगे। देखो दोबारा रीड करो, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनॉइड आयंस आर एक्स, ठीक है। अगर लेंथेनॉइड आयंस की बात हो रही है तो वहां पर ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एफ वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है या नैरो, तो ये कैसा होता है, नैरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन इज एन EDTA4-, यही तो दे रखा है। और ये कैसा होता है, आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखिए इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, ऐसे लिखेंगे, COO- इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। ये रहा आपके पास इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट CH2CH2। देखना जरा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है। तो दो लोन पेयर डोनेटिंग साइट ये हो गई, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 6 लोन पेयर डोनेटिंग साइट है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं भाई, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का आपका कैटेगरी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml M/20 एक्वा सोल्यूशन इज, ठीक है। आपके पास एक सोल्यूशन दे रखा है, उसकी मोलारिटी गिवन है, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ सोल्यूट। देखिए मोलारिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर्स में। मोलारिटी कितनी गिवन है, M/20, मतलब क्या है 1/20 मोलर है, कितनी है 1/20 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में लीटर में रखना है, दिया कितना है 250 ml। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मैं यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट बता सकती हूँ, बिल्कुल। कैसे, ये रहा आपके पास 1/20 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट क्या हमारे पास, ग्लूकोज, उसका मोलर मास होता है 180 इंटू 250, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 250 है 4 टाइम्स चला जाएगा, तो वेट जो आ जाएगा सोल्यूट का वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 180/20 इंटू 4। तो इसको 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स क्या ना, एक मिनट 180 और ये डिवाइड में आएगा तो 20 इंटू 4, है ना। सही है ना। ये हो जाएगा आपके पास 18/8, है ना। 18/8 के हिसाब से देखेंगे तो 2.25 ग्राम्स आपका आंसर निकल कर आना चाहिए। किसका, आपका आ गया वेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड
फॉलोज द ऑर्डर। आपको ये ऑर्डर दे रखा है, देखो बेटा ये ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर ऑपोजिट होता है। जो जितनी आसानी से H प्लस दे दे उतना अच्छा एसिड होता है। यहाँ पे क्या होता है, HI ज्यादा आसानी से H प्लस देता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम HBr, उससे कम HCl एंड सबसे कम होती है HF की। तो यहाँ पर ये ऑर्डर गलत दे रखा है, तो यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था ना। नेक्स्ट बोल रहा है फ्लोरीन एग्जिबिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयरएज अदर हेलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 एंड +7। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Cl2। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन एटम क्या होता है, स्मॉल होता है, और जब दो फ्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत पास पास होता है और वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन फील हो रहे होते हैं। इस वजह से F2 को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू Cl2। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना था। नेक्स्ट बोल रहा है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। बिल्कुल सही है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे तो फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो हाईएस्ट होता है, क्लोरीन का कम होता है। तो उस हिसाब से फ्लोरीन की दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की और खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो इसलिए साइन लगा दिया था भाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो वो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको वो कंडीशन देखनी है जहां पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है N2 gas reacts with 3H2 gas is in equilibrium with 2 moles of ammonia और delta H is equals to -Q दे रखा है, मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, N2 plus 3H2 gives you 2 moles of ammonia plus heat, प्लस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हीट, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब आपसे बोल रहा है कि कौन सी वो कंडीशन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर करेगी। कैटलिस्ट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे चलो, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। अच्छा एक चीज देखना, अगर मैं N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जहां पर N2 का क्या हो, कंसंट्रेशन बढ़े। तो N2 का कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, नहीं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोल रहा है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा अगर मैं अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जहां पर क्या हो, आपके अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नहीं, तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2। अगर मैं H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, चलो ये भी अलग कलर से ले लेते हैं, अगर मैं H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो रिएक्शन का जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा अगर तुम यहाँ टेम्परेचर से भी काम करते तो भी तुम्हारा काम बन जाता। अगर तुम हीट को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, तो लो की तरफ जा रहा है। लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। अच्छा अगर हम हीट को लो करते हैं, हीट को हम लो करते हैं या हम हीट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, जहां हीट ज्यादा हो, मतलब हीट मिले, हीट बढ़े। इसका मतलब हीट कहाँ मिल रही है हमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन इसके हिसाब से भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं। अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर CH3Cl बनता है। क्या बनता है, CH3Cl। यहाँ पर क्या होता है, आपकी SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन होती है अल्कोहल की, ये बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट्स गैसेस होते हैं और वो इवॉल्व हो जाते हैं। अगर हम KCN से रिएक्शन कराएंगे, ये K+ है, ये CN- है, यहाँ होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ होगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, CN- यहाँ अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से KCl निकला, क्या बना, CH3Cn। क्या बना, CH3Cn। अगर CH3Cn का सोडियम अमलगम और
इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बन जाएगा, क्या बनेगा, सॉरी अमाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमाइन, CH3 CH2 NH2, ठीक है। अब यहाँ रिडक्शन हो गया, इसका नाइट्राइल का रिडक्शन हुआ है। अब फर्दर इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, N प्लस Cl माइनस। अब फर्दर सेकेंड स्टेप में इसमें ही देखो, ये तो NaNO2 प्लस HCl कराया, तो क्या हुआ, आपका जो अमाइन था वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ। अगर इसका फर्दर तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनता है, N2 गैस लिबरेट कर जाती है और यहाँ से अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, N2 गैस निकल जाती है और मेन प्रोडक्ट क्या आता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल भी कौन सा बना है, इथेनॉल, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल, सिर्फ आपको इतना भी पता है कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक को बिलोंग करता है तो आप आंसर बता देंगे। लेंथेनॉइड, बताइए सीरियम लेंथेनॉइड है, बिल्कुल ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है बताइए, ये है मैंगनीज, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, ठीक है, 3D का एलिमेंट है ना, तो बी बिलोंग्स टू योर फोर्थ ऑप्शन। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करो तो आर्सेनिक कहाँ पे आता है आपके ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सी बिलोंग्स टू योर सेकेंड ऑप्शन। एस ब्लॉक एलिमेंट सीजियम ग्रुप 1 का मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर डी बिलोंग्स टू योर थर्ड ऑप्शन। सो 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहां दिख रहा है, 1 4 2 3, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, इनमें से कौन एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। देखो ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन के पास दो लोन पेयर डोनेटिंग साइट होती है, वो दोनों से ही लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है। ये एक डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड है जिसके पास क्या है, दो लोन पेयर डोनेटिंग साइट है और वो दोनों से ही सेंटर मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। NO2 माइनस की बात करो तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, तो ये कैसा है, एम्बीडेंटेड है। CN माइनस की बात करो या फिर NC की बात करो, ये नाइट्रोजन भी दे सकता है लोन पेयर और कार्बन भी दे सकता है, तो ये भी एम्बीडेंटेड है। यह सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, तो ये भी एम्बीडेंटेड है। सो ऑक्सिलेट जो लिगेंड है वो सिर्फ ऐसा लिगेंड है जो यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम नंबर से बोल रहा है, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, ठीक है, आपको चार्ट सेट दे रखे हैं और पूछ रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हम एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं, रूल लगाते हैं N+L रूल, तो पहले फर्स्ट वाले में लगाओ N+L रूल, तो N कितना दे रखा है 4, L दे रखा है 2, वैल्यू कितनी आ गई 6। सेकेंड वाले में N+L रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 कितना आ गया 5। अगले वाले में कितना है 4 + 1 कितना आ गया 5। अगले वाले में 3 + 1 तो कितना आ गया 4। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट वाले का एनर्जी हाईएस्ट रहेगा और ये था आपका थर्ड वाला और ये है आपका फोर्थ वाला, और फोर्थ वाले का सबसे कम रहेगा। अब बात आती है सेकेंड और थर्ड में N+L का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो अब हम ये देखते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। इसका मतलब 3 का एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा और 2 की एनर्जी क्या होगी कम। 1 3 2 4 1 3 2 4 कहां दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ऑर्गेनिक से, द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज, देखिए अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी बोलो एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको इस तरीके से शो करती हूँ मैं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। जैसे ही तुम इसे अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करोगे और हीटिंग करोगे, यहाँ से HBr बाहर निकलेगा, क्या बन जाता है एल्कीन बनती है। क्या बनती है एल्कीन। बताइए फर्दर इसका HBr से रिएक्शन करा रहे हो मतलब आप HBr का एडिशन कराओगे और यहाँ HBr का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगा, मतलब यहाँ पर जो Br- है एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है कम है, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा और HBr का एडिशन होगा, तो यहां जुड़ेगा Br और यहां पर जुड़ेगा CH2 के साथ हाइड्रोजन। आगे क्या बोल रहा है फर्दर यहां पर क्या कर रहे हैं एक्वस KOH, देखो यह अल्कोहलिक KOH दे रखा था, यहाँ एक्वस KOH है मतलब यहां से OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्वस KOH दे रखा है मतलब यहाँ से
OH माइनस एज ए न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, यहाँ पार्शियल नेगेटिव सेंटर, ये OH माइनस इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, Br बाहर निकलेगा, बोलिए क्या बना, CH3 CH OH और यहाँ पर CH3, बताओ क्या बना, प्रोपेन टोल, क्या बना है, प्रोपेन टोल। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव्स अ पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनिलीन, क्या तुम इसका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा सकते हो, नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते, अगर तुम्हें फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है तो तुम्हें CH3Cl का रिएक्शन कराना होगा, वो भी किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में, AlCl3 क्या है यहाँ पर, लुईस एसिड है, जब ये लुईस एसिड है, एनिलीन तुम्हारा लुईस बेस है, तो क्या यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगा, और जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अडक्ट बन जाता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अडक्ट बनेगा, और यहाँ पर एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, पिरिडीन शो कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताइए, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब क्या है, डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर तुम हीट की बात करो तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको क्या बोल रहा है, QP दे रखा है ना, यहाँ पे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U के बराबर होता है। तो अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H के बराबर होता है और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो QP भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, D एंड B। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन, ठीक है, तो पहले 1 ग्राम H2 में हम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, 1 ग्राम H2 है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना हो जाएगा, 1 गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका कितना होगा, 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/2 मोल्स, किसके, H2 के नंबर ऑफ मोल्स। बताइए एक मोल में, 1 मोल ऑफ H2 में Na मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो बोलिए 1/2 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे H2 के, तो 1/2 इंटू Na। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ये आपको डेटा दे रखे हैं कहां पर, किस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2 और गिवन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स सेम है, तो देखो 14 ग्राम N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो N2 के, कितने हो जाएंगे, गिवन मास 14, मोलर मास 28, तो कितने आ गए, 1/2। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1/2 हैं, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या लिखेंगे, 1/2 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1/2 Na मॉलिक्यूल होंगे, कितने होंगे, 1/2 Na मॉलिक्यूल होंगे, तो ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो 18 ग्राम H2O की बात करो, तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो, गिवन मास कितना 18 ग्राम, मोलर मास कितना 18, अगर नंबर ऑफ मोल 1 आ गए मतलब इसमें तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही होंगे, और अगर हम बात करें नेक्स्ट 28 ग्राम N2 की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गिवन मास कितना है 28, मोलर मास कितना है 28, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1, मतलब 28 ग्राम ऑफ N2 में Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ना ही ये आंसर है, ना ही ये आंसर है, ना ही ये आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, Which of the following plot represents the variation of ln k versus 1/t in accordance with Arrhenius equation? देखिए Arrhenius equation क्या होती है, ये होती है आपकी k is equals to ae to the power minus of e upon rt। नेचुरल लॉग अगर मैंने लिया तो ये हो जाएगा ln of a माइनस e upon rt। यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, ये हो जाएगा y is equals to mx plus c। ये वाला आप ग्राफ बना सकते हो, तो देखना y एक्सिस पर आप क्या लेंगे ln के, x एक्सिस पर आप क्या लेंगे, अच्छा ये mx, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये mx होगा प्लस c, इंटरसेप्ट है ln a, x एक्सिस पर क्या ले सकते हैं 1/t, x एक्सिस पर आपने क्या लिया है
1/t। ये माइनस ये अपॉन क्या है आपका स्लोप है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। और इंटरसेप्ट आपका क्या है, ln ऑफ ए। तो ये आपने इंटरसेप्ट छोड़ा है, मान लीजिए ये है आपका ln ऑफ ए, इंटरसेप्ट छोड़ दिया, स्लोप नेगेटिव है, इस तरीके से बनेगा ग्राफ। और यहाँ पर जो स्लोप का वैल्यू है वो कितना है, दैट इज माइनस ए अपॉन आर। तो देखो इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए ln k वर्सेस 1/t का। दिख रहा है ना, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मिक्स नहीं हो रहा है वाटर के साथ, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉइल। आपने क्या किया है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री है, दूसरा अगर हम बात करें वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो जो मिक्स किया है, तो जब स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो उसका आपसे क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो वो कब बॉइल करेगा, 100 या 100 से बिलो पर ही बॉइल करता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज। भैया ये अमाइलोज के सिमिलर नहीं होता है, अमाइलोपैक्टीन के सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, ये तो ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉट शोन बाय मैंगनीज इन गिवन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैंगनीज की कौन कौन सी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें इस रिएक्शन में देखने को मिल रही है। तो बताइए यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पर होगा प्लस का 6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, MnO4 माइनस है, प्लस का 7, और यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 4। तो +6 +7 +4 देखने को मिल रही है। +4 दिख गई, +6 दिख गई, +7 दिख गई। तो कौन कौन सी नहीं दिख रही है पूछा है, नॉट शोन। +2 और +3 नहीं दिख रही है, मतलब बी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बामर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विथ लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर की बात हो रही है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू Z। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, यहां पर वैल्यूज पुट करो, RH यहीं रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। बोलिए बामर सीरीज की बात हो रही है, तो N1 क्या होता है 2, और क्या बोल रहा है विथ लोएस्ट एनर्जी, तो N3 क्या हो जाएगा स्मॉलर ट्रांजिशन के हिसाब से, N2 क्या हो जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू रखो 1/T² माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू RH, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 4/36। तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/λ इज इक्वल्स टू RH 5/36। तो ये वैल्यू तो एकदम ठीक आई है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, सारी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमम ऑफ द कर्व वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर हमने लिया इंटेंसिटी, सॉरी वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी लिया, एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ हमें इस तरीके से मैक्सिमम मिल रहा है, और इसका हम टेम्परेचर मान लेते हैं T1। ठीक है, और एक हमें दूसरा मैक्सिमम मिल रहा है, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2। अच्छा, एक कंडीशन ले ली हमने, T2 इज ग्रेटर देन T1। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखना हमने क्या बोला, T2 बड़ा है T1 से, पहला टेम्परेचर क्या था, T1 था, तो जो हमें मैक्सिमा मिला था उसका वेवलेंथ क्या था, ज्यादा। देखना उसका वेवलेंथ क्या था, ज्यादा। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो जो हमें मैक्सिमम मिल रहा है क्या उसका वेवलेंथ कम नहीं है। देखो बोल रहा है ना कि
बोल रहा है ना यहाँ पे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो मैक्सिमा है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ गया। जब टेम्परेचर क्या था, कम था, तो वेवलेंथ हमें ज्यादा मिल रही थी। टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम कहाँ शिफ्ट हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। मतलब कहने का ये है कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक मिनट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आपको डी आइडेंटिफाई करना है। चलिए, आपके पास अल्कोहल है, फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहां से OH रिप्लेस होगा आयोडीन से, क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड। अगर हम इसका रिएक्शन फर्दर Mg प्लस ड्राईथर से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां से Mg उठ के इन दोनों के बीच में आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2 MgI। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड की स्पेशलिटी क्या होती है, एल्काइल पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज। अब रिएक्शन इसकी किससे कराई जा रही है, HCHO से। तो HCHO को मैं ओपन करके लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ये पार्शियल नेगेटिव सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट होगा। देखना C क्या बना, CH3 CH2C, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, इसके साथ जुड़े थे दो यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस किया, क्या बना, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इस O नेगेटिव को एक H पॉजिटिव मिल जाता है, बना क्या है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बना है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, फॉस्फोरस के साथ 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं PET3 एंड आर्सेनिक के साथ 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं AsPH3 एज लिगेंड्स कैन फॉर्म डी बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये डी बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस के पास भी डी ऑर्बिटल है, आर्सेनिक के पास भी डी ऑर्बिटल है, ये बना सकते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो ये करेक्ट है। हमसे पूछा क्या था, इनकरेक्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्गर एज द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा नहीं होता है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इज एज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर बनना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, ऑक्साइन में देखो कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन की बात करो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल पी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी बॉन्ड एज अदर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो नाइट्रोजन का होता है, वैलेंस शेल का होता है 2s2 2p3, तो जो उसका आउटरमोस्ट शेल है वो सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में तो डी ऑर्बिटल या डी सबशेल तो होता ही नहीं है, और डी सबशेल नहीं होता तो डी पी बॉन्ड की तो बात ही नहीं बनती। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है। सही क्यों है, क्योंकि इसे खुद बोला है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा था, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पहले आपको क्या दे रखे हैं, रिएजेंट्स दे रखे हैं, और उनसे कौन सा रेडिकल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था। ठीक है, तो लेक टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका Al3+, तो A बिलोंग्स टू योर थर्ड ऑप्शन। वही नेस्लर्स रिएजेंट की बात करें तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका अमोनियम आयन, तो ये हो जाएगा 4। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं Fe3+, और डी की अगर बात करें ब्राउन रिंग टेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो 3 4 2 1 कहां दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, फैक्ट बेस्ड था ये। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, आपको पहले मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, फिर आपको बॉन्ड एंथैल्पीज दे रखी हैं। अच्छा, यहाँ पर
आपको डेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन पता है बॉन्ड एंथैल्पी से, तो आप आराम से यहाँ पर ये ऑर्डर अरेंज कर सकते थे। हम क्या बोलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो अगर आप बात करो N2 में नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, H2 में हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, और HCl में तो क्या है, ये भाई आयनिक है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे, बी बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन। और ए वाले में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देखिए कहाँ है सबसे कम, फोर्थ ऑप्शन। सी की बात करें तो देखो N2 का सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उससे कम किसका होना चाहिए, O2 का। तो बोलिए 946 से कम वाला कौन है, 498, है ना। तो डी बिलोंग्स टू योर सेकेंड ऑप्शन। तो यहां पर 4 क्या है आपका, ए वाला जो HCl है, इसे सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है। उससे जस्ट ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी वो किसको रिक्वायर्ड होगी, आपके हाइड्रोजन को, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। 4312 4312 4312 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। अच्छा, आपको गिवन है दैट इज 0.32 वोल्ट। आपको ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन है 0.32 वोल्ट। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NF ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। बोले डेल्टा जी नॉट निकालना है, क्या n का वैल्यू बता सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना। Zn 2 प्लस में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। Fe2 प्लस अपने Fe स्टेट में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है इनटू F का वैल्यू कितना रखोगे, 96500। इन नॉट सेल का वैल्यू है 0.32। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल हटाया तो ये हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी आपके पास 1930 इंटू 32। चलो कर ही लेते हैं इसको सॉल्व, तुम लोग भी कर लो, मैं भी कर देती हूँ। 06813 09725, ठीक है, 06, ये हो जाएगा आपका 71116। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61760। ये तो किस में आ गई, आपकी जूल पर मोल में आ गई। आंसर किलो जूल पर मोल में दे रखा है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दो इसे, तो कितना आ जाएगा 61.7 किलो जूल पर मोल आपका आंसर निकल कर आना चाहिए। और पूरी की पूरी वैल्यू किस में आएगी, देखना, ये सारी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो दोनों ही ऑप्शन प्लस माइनस में दे रखे थे, माइनस में आंसर आएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये भी एकदम फैक्ट बेस्ड था, याद रखने वाला। इफरवेसेंस आपको दे रखे हैं कलरलेस गैस के। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे सॉलिड सॉल्ट ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड H2SO4, कोई सॉल्ट दिया है उसको H2SO4 से हम ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई एनाइन डिटेक्ट हो रहा है। तो अगर हम किसी सॉलिड सॉल्ट में H2SO4 डाल रहे हैं और आपको एफरवेसेंस देखने को मिल रहे हैं कलरलेस गैस के, मतलब बुलबुले देखने को मिल रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, मतलब यहाँ पर कार्बोनेट आयन की बात हो रही है। तो ए बिलोंग्स टू योर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग, मतलब यहाँ पे H2S गैस लिबरेट हुई होगी, मतलब कहने का सल्फाइड आयन का टेस्ट है। गैस विथ पंजेंट स्मेल की बात हो रही है, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे NO2 की, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे आपको NO2 गैस में, तो डी बिलोंग्स टू योर फर्स्ट ऑप्शन। एंड लास्टली गैस विथ पंजेंट स्मेल, तो यहां पर हम क्या डिटेक्ट करते हैं, सल्फाइड आयन का डिटेक्ट करते हैं, मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर क्या बनेगा, देखिए, ए बिलोंग्स टू सेकेंड ऑप्शन, और ये थर्ड होगा ना, ए बिलोंग्स टू सेकेंड ऑप्शन, बी बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन, सी बिलोंग्स टू फोर्थ ऑप्शन, डी बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड थर्ड फोर वन, सेकेंड थर्ड फोर वन, सेकेंड थर्ड फोर वन। देखो ये जो सोल्यूशंस हैं, मैं इसलिए इतने डिटेल में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि बात ऐसी है कि जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप क्वेश्चंस को फास्टली कर सकते हैं।
मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट ही नहीं पता और आप फिर क्वेश्चन से उस कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो वो चीज गलत है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, आप पहले सॉल्ट एनालिसिस पढ़ के आइए, फिर आपको तुरंत क्लिक करेगा कि एफरवेसेंस हमें कलरलेस गैस में कहाँ देखने को मिलती है, जब CO2 लिबरेट होती है। रॉटन एग लाइक स्मेल हमें कब आती है, जब H2S गैस लिबरेट हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉल्ट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की तरीके से करेंगे एंड ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन। हमें सॉल्युबिलिटी AgCl की किस में, KCl में, टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर का रेशियो बताना है। रेशियो में किस किस का बताना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन। आपके पास एक कंटेनर में 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन है, आपने उसमें क्या किया है, AgCl डाला है, दूसरी तरफ आपने वाटर लिया है और उसमें AgCl को डाला है, तो दोनों में ही AgCl की सॉल्युबिलिटी का हमें रेशियो बताना है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन KCl एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकालते हैं, किसमें, KCl में, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, KSP के बराबर। अच्छा, AgCl और KCl में कॉमन आयन है, कॉमन आयन है कौन, क्लोराइड आयन, तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। बताइए अगर हम KSP की बात करें तो KSP आपको दे रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई आपको कंसंट्रेशन भी दे रखा है कॉमन आयन का, दैट इज 0.1। अगर ये डेसिमल हटाएंगे ऊपर गया 10, तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9। ये क्या आ गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन KCl सोल्यूशन। वही हम सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं, देखो AgCl पानी में जाएगा तो टूटेगा, किस में टूटेगा, Ag प्लस में और Cl माइनस में। बोलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, S, तो इसका KSP कितना हो जाएगा, S² हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl की बात करेंगे किस में, वाटर में, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे हम यहाँ पे, हम अंडर रूट KSP रखेंगे, क्योंकि S कितना आएगा, देखो यहाँ पे S आ जाएगा रूट KSP, यही तो आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 10⁻⁻10, तो रूट हटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻5। ये वैल्यू 10⁻⁻5 आ गई, ये 10⁻⁻9 आ गई, ये वैल्यू से यहाँ पुट कर दो, 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻⁵, वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, ये ऊपर जाएगा प्लस का 5, वैल्यू बचेगी माइनस का 4, 10⁻⁻4 आ जाएगा आपका रेशियो, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है, जब आप उसका कंबशन कर रहे हैं तो CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, कितना कितना ग्राम बन रहा है वो भी दिया हुआ है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ना, परसेंटेज कंपोजिशन बताना। देखना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको कितना ग्राम दे रखा है, 0.2 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा, 44 ग्राम, इनटू मास ऑफ आपको, सॉरी, on complete combustion of 0.3 gram of an organic compound gave 0.2 gram of CO2 and 0.1 gram of water। हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताना था। अच्छा, कार्बन का बता रहे हैं ना, सुन, परसेंटेज कंपोजिशन हम कार्बन का बता रहे हैं। बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, 44 ग्राम, उसमें कार्बन का मास कितना, 12 ग्राम, इनटू यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है कितना, 0.3, उसमें जो ऑब्टेन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना, 0.2, इनटू क्या कर देंगे हम 100, डेसिमल से डेसिमल हट गया, ये गया 4 टाइम्स, ये गया 1 टाइम, ये गया 1 टाइम, ये गया 11 टाइम, कितना आ गया 200/11। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी कुछ 18.18%। ऐसे आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, बोलो वाटर का मास कितना, 18, ठीक है, उस वाटर में H2O में हाइड्रोजन का मास कितना, 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना, 0.3, और वाटर का मास ऑब्टेन हुआ है दैट इज 0.1 इंटू 100, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, बचा क्या है देखना, 200/54, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कुछ 3.70%। तो आंसर क्या बनना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड,
ठीक है। आपको एक रिएक्शन दी है, टोलुइन का रिएक्शन करा रहे हैं X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe इन डार्क। तो क्या बन रहा है आपका, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है और एक पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड is not suitable for the preparation of the corresponding haloarine products due to high reactivity of halogen when X is highest reactive। वाइग्रस रिएक्शन देखने को मिलती है हमें किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो यहां पर ये जो है आपका हेलोजिनेशन मेथड है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं आप किसका, X पॉजिटिव के साथ, तो उस केस में फ्लोरीन हम नहीं लेते हैं, वाइग्रस रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय KMnO4 एज पर द इक्वेशन। देखो वैसे एल्केन का ऑक्सीडेशन KMnO4 नहीं करता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, टर्शरी कार्बन है ये, ठीक है। उस केस में अगर तुम KMnO4 डालोगे तभी क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, तभी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। रेस्ट अदर केस में एल्केन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है इनटू अल्कोहल, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, द एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है प्लस 15 किलो जूल, डेल्टा H का वैल्यू कितना है, 15 किलो जूल। इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 जूल। पूछा है द इंटरनल एनर्जी चेंजेस, डेल्टा U का वैल्यू पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अगर आपसे डेल्टा U पूछा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बोलिए गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2, गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2। वैल्यू पुट करो इसमें, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 15,000 माइनस ऑफ 2 इंटू R का वैल्यू रखना है 8.314, टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000 प्लस, ठीक है, 2 इंटू इसको और कैंसिल आउट कर लो, ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 83 इंटू 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ठीक है, तो लास्ट में जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कुछ 19988.4 जूल निकल कर आएगा, ठीक है। ये डेल्टा U है ना, हाँ ये डेल्टा U है, ठीक है। देखो डेल्टा U ही तो निकाल रहे हैं, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT रखा था, ये रखा है डेल्टा H का वैल्यू और ये डेल्टा NgRT का, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट दे रखे हैं रिएक्शन के एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, कितने हैं रेट कांस्टेंट, K1 दे रखा है 0.04 पर सेकेंड एंड K2 दे रखा है 0.14 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देन एक्टिवेशन एनर्जी, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज ln K2 अपॉन K1, या फिर इसे log बेस 10 में ही करो, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वैल्यूज पुट करो, log बेस में 10, K2 का वैल्यू कितना है 0.14 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है 0.04, ये आपको निकालना है 2.303 इंटू R का वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज 8.314, टेम्परेचर T1 है 500, T2 है 700। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये डेसिमल्स हट गए, ये आ गया 7/2, 7/2 का मतलब है 3.5 और log 3.5 का वैल्यू दे रखा है 0.5441, ये आपको निकालना है, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314। ये इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखना नीचे आ जाएगा आपका 3540 आ गए और यहाँ पे 200। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, लास्ट में जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाता है तुम्हारा 18219 जूल, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, आगे ये निकल आएगा। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद अनदर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। 2 सॉल्यूशंस है, आइसोटोनिक है मतलब दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है मतलब दोनों का ही कंसंट्रेशन क्या होगा,
सेम होगा, मतलब दोनों की ही मोलारिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों की मोलारिटी सेम है तो कंपेयर कर लो, पहला सोल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का, दूसरा सोल्यूशन किसका है, यूरिया का। मोलारिटी को ओपन करके लिखो, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में रखोगे इसको, लीटर्स में, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखना है, वो भी किस में, लीटर्स में। तो बोलिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मास ऑफ ग्लूकोज कितना रिक्वायर्ड है टू बी डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट सोल्यूशन, मतलब यहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है कितना, 1 लीटर। तो यहाँ वेट ऑफ ग्लूकोज निकालना है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है 180 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर दे रखा है, वेट ऑफ यूरिया भी दे रखा है 15 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में ये 15 ग्राम है, मतलब 15 ग्राम वेट है इसका। मोलर मास यूरिया का होता है 60, वॉल्यूम दे रखा है 1। तो यहाँ से वेट ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हो आसानी से, वेट ऑफ ग्लूकोज कैसे आ जाएगा, 15 इंटू 180 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, ये गया 3 टाइम्स 15 इंटू 3, 45 ग्राम्स आपका क्या आ गया, वेट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस है, मेटल कार्बोनिल्स हैं, स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से लिंकेज इनमें होते हैं। तो देखना, अगर हम बात करें MnCO होल 10 Mn2CO होल 10 की, तो मैंगनीज टू मैंगनीज एक बॉन्ड होगा और इस तरीके से कार्बोनिल के साथ इसके बॉन्ड्स होंगे। देखना यहाँ एक कार्बोनिल, यहाँ कार्बोनिल, यहाँ 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 यहाँ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 मैंगनीज, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है CO2, 2 कोबाल्ट हैं आपस में जुड़े हैं और CO8 दे रखा है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ होगा, बाकी 3 यहाँ और 3 यहाँ, 8 है ना टोटल, टोटल कितने 8 है, तो 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 8 हो गए ना। यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO और यहाँ CO, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। अब आगे लिंकेजेस की बात करें, क्या दोनों में मेटल टू मेटल लिंकेज है, बिल्कुल है, यहाँ भी मैंगनीज टू मैंगनीज लिंकेज है और यहाँ भी कोबाल्ट टू कोबाल्ट लिंकेज है, तो ये मेटल लिंकेजेस शो कर रहे हैं। टर्मिनल कार्बोनिल है, बिल्कुल देखो ये टर्मिनल पे, फर्दर ये किसी और से बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पे भी टर्मिनल कार्बोनिल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ तो ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, क्या यहाँ कोई ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि कार्बोनिल कैसा है आपका, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, A, B एंड D, सो 4th विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन, GOC से क्या बोल रहा है, मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। देख लीजिए ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से जुड़ा है, स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन ड्यू टू, ये CH3 कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोकैटायन की तरफ पुश करेगा, तो कौन सा इफेक्ट लगता है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखना यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट बोल रहा है, तो ये आंसर नहीं बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल रहा है, ये भी नहीं बनेगा, मीजोमेरिक की तो बात ही नहीं होगी। यहाँ दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन, अब प्लस आई नहीं दे रखा, तो अब हम सेकंड क्या बोलते हैं, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो कार्बोकैटायन से जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि क्या करेंगे, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है आपका जो रीनीट का पेपर था। आपने खुद यहाँ पर सॉल्यूशंस देखे होंगे और रियलाइज किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस में अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो एक जो FF ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन था और एक लेक टेस्ट वाला था, वो आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी पूरा पेपर इन सिलेबस आया था, बाकी पेपर का लेवल मेन पेपर से थोड़ा ज्यादा था। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये पेपर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था जो हमारा मेन पेपर हुआ था उसके। तो होपफुली इस वीडियो ने आपको हेल्प किया ही होगा, क्योंकि देखो अगर रीनीट के चांस बनते भी हैं तो आपको एक बार मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आने वाला जो पेपर होगा वो हार्ड होगा। इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, चाहे डिसीजन कुछ भी हो। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।